जो इतनी बड़ी शख्सियत को, मौलाना को अरेस्ट किया गया है, ये इस बात की अलामत है कि अब कोई भी सेफ नहीं है। कोई भी लोग, मौलाना साहब भी खुद, मुझे बताया गया है कि वो नागपुर गए थे शायद। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी सेफ नहीं है, खास तौर पे अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ओवैसी साहब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे हमला होने का मतलब है पार्लियामेंट पे हमला हुआ। पार्लियामेंट कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है, पार्लियामेंट उसके जो मेंबर्स हैं उनका नाम है। तो ये इतनी बड़ी आतंकवाद की घटना अभी रिसेंटली हुई है, जैसी 2001 में हुई थी पार्लियामेंट पे हमले वाली, उसके लिए कम से कम यूएपीए लगना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। यूपी एटीएस जिस तरह से गिरफ्तारियां कर रही है उस पर लगातार सवाल तो उठते हैं, लेकिन पहली गिरफ्तारी के बाद अब तक क्यों तमाम जो हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया, उसी के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, उसी पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल यही है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? इसमें दो चीजें हैं जो दुनिया के सामने आनी चाहिए और हमारे देश के जो जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनके सामने आनी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के लोग हैं खास तौर पे, उनका अगर देखा जाए तो सभी के ऊपर ऐसे जुल्म किए जा रहे हैं जो शायद आज जो मनुवादी मानसिकता के लोग हजारों साल पहले करते थे, वैसे ही जुल्म आज किए जा रहे हैं। और क्योंकि ये इसकी वजह बुनियादी ये है कि पिछले 7 साल से जो मनुवादी मानसिकता की सरकार है वो अब खुद पूरे इख्तिदार में आ गई है। पहली सरकारें भी इसी तरह की होती थी, लेकिन वो इस तरीके से खुले आम मनुवादी मानसिकता का प्रदर्शन या मुजाहरा नहीं करते थे। तो बुनियादी बात तो वो है। अब जहां तक आपने ये कहा कि हमारी तंजीमें इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो कार्रवाई तो कर रही हैं, लेकिन वो कार्रवाई इस तरह की है जिससे ये जो बुनियादी बीमारी है, जड़ है इसकी, वो खत्म नहीं होती। बस उसके पत्ते काटे जाते हैं या पत्तों को बचाया जाता है। मैं इसकी वजाहत करूं तो इस तरह के झूठे केसेस इलेक्शन की बुनियाद पर, क्योंकि मुसलमानों की नफरत पे ही मनुवादी मानसिकता के लोग राजनीति कर रहे हैं और उनके लिए नफरत पैदा करके ही लोगों को गुमराह करके आम आदमी लोगों को और वोट बटोर रहे हैं। और ये इनका फॉर्मूला इतना जबरदस्त तरीके से कामयाब है कि सबकी आंखों पे पर्दा डालने में ये कामयाब हो जाते हैं। चाइना आज हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है, कोई परवाह नहीं है। इस मुल्क में 85 लाख करोड़ लोगों को की हालत ये हो गई है कि उनको 5 किलो अनाज महीने पे देना पड़ रहा है। और इसकी बहुत बड़ी तोबगी के साथ प्रधानमंत्री साहब बताते हैं। इस पे हमें सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि 85 करोड़ लोग इस मुल्क के ऐसे हैं जिनके पास खाने को अनाज नहीं है। ये सब चीजें, बेरोजगारी, किसानों के साथ किसानों की जमीन छीनने के जो वो है, सब चीजें सरकार बेच रही है। ये सभी चीजें पीछे रह जाती हैं, सिर्फ मुसलमानों की नफरत पे वोट मिलने में, वो लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये एक उनका फॉर्मूला है। ये सारे केसेस जितने भी मॉब लिंचिंग के हों या किस तरीके के ये लव जिहाद के हों, ये बुनियादी तौर पे उस आग को, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग को जलाए रखने के लिए होते हैं। जैसे जैसे कोई भी चुनाव पास आता है तो उसको पूरी तरीके से उसमें घी डाला जाता है। इन केस को भी और इस केस को भी उससे ज्यादा किसी भी नजर से देखना मैं समझता हूं मुनासिब नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ, और आप देखिए मजेदारी वाली बात यह है कि इसमें एक एक महीने बाद या वक्फन फवक्तन अरेस्ट किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी शख्सियतों को, ताकि ये बात जो मुद्दा है ये गर्म रहे। अभी जो इतनी बड़ी शख्सियत को, मौलाना को अरेस्ट किया गया है, ये इस बात की अलामत है कि अब कोई भी सेफ नहीं है। कोई भी लोग, मौलाना साहब भी खुद, मुझे बताया गया है कि वो नागपुर गए थे शायद। तो
मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी सेफ नहीं है, खास तौर पे अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है या एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ओबीसी वाले भी खतरे में, लेकिन ये तीन कम्युनिटीज एससी, एसटी और माइनॉरिटीज तो बहुत बड़े खतरे में है। कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी अपने आप को सेफ ना समझे। ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये सिर्फ जो लोग इनके टच में भी हैं या जो लोग इनके ऊपर भरोसा भी करते हैं थोड़ा बहुत, उनको भी नहीं बख्शेंगे। अब इतने बड़े मौलाना के ऊपर हाथ डाल दिया, तो अब मुझे नहीं लगता कोई भी इस मुल्क में कोई भी मुस्लिम पर्सनालिटी वो सेफ है। अब दूसरा एस्पेक्ट जो है वो ये है कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो क्या है कि हम लोग, चाहे तो दिल्ली दंगों के केस हैं जहाँ जो लोग झूठे आतंकवाद के केसों में फंसाए जाते हैं, या कोई भी इस तरह का केस हो, तो हम लोग जो मॉब लिंचिंग का भी शिकार हैं, तो हम, और उनके ऊपर उल्टा केस लगा दिया जाता है, तो उनको भी हम सिर्फ बरी कराने का काम करते हैं, उनको कानूनी मदद देने का काम करते हैं। दिल्ली दंगे हुए तो हमने उनको कॉम्पनसेशन दिलवाई, हमारी तंजीमों ने, हमने तो नहीं लेकिन हमारी तंजीमों ने, और उन लोगों को बेल कराने में मदद की। लेकिन ये इस बीमारी का इलाज नहीं है। इस बीमारी का इलाज ये तो है कि ये मरहम लगाने का काम तो है, लेकिन इस बीमारी का इलाज जो है वो हमने, जितने हम जो कर रहे हैं आतंकवाद के केस भी, और जितना हम ये दिल्ली दंगों में भी किया है, तो बीमारी क्या है कि अफसर जो हैं, जो संविधान की शपथ लेके अपनी पदों पे बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये है कि वो इंसाफ करेंगे, अपने पद पे रह के संविधान के हिसाब से चलेंगे, अपने राजनीतिक आका, जो कि खास तौर पे होम मिनिस्ट्री में पॉलिटिकल लीडरशिप जो अमित शाह साहब की, और यूपी में जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं योगी साहब, उनके इशारों पे संविधान को भूलकर, संविधान के खिलाफ जाके, कानून के खिलाफ जाके जो अफसर काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी कानून के दायरे में रहकर, यानी कि कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये बीमारी खत्म नहीं होने वाली है। या परमानेंट इसका हल तब आएगा इस बीमारी का कि जब जो अंबेडकरवादी लोग हैं उनकी सरकारें परमानेंट हर जगह आ जाएंगी। लेकिन शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन है वो यही है कि कोर्ट के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से, प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकारी अफसर और उनके थ्रू जो उनके राजनीतिक आका हैं उनके ऊपर मजबूत कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि उन लोगों के दिल में कानून का डर पैदा हो। और वो ये गैर कानूनी और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्हें मानूंगा, यूपीएटीएस की भी ये क्रिमिनल एक्टिविटी है जो वो कर रहे हैं, कानून को तोड़ के, कानून के खिलाफ जाके, कानून के प्रावधानों के खिलाफ जाके जो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमें मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। यही इसका सोल्यूशन है, इसके अलावा सोल्यूशन नहीं होगा। वो पकड़े जाएंगे, आप छुड़ाते जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा संविधान को प्राथमिकता देते हुए अपनी बात रखते हैं। संविधान ही तो हमें धर्म बदलने का अधिकार देता है। वो खुद कहता है कि आप जिस धर्म में जितने कंफर्टेबल हो, जिस हिसाब से रहना चाहते हो, आप वैसे रह सकते हो। लेकिन ये अचानक धर्मांतरण का जो पूरा का पूरा मुद्दा उछाला गया, डॉक्टर उमर गौतम को भी लेकर जो तस्वीरें आई वो हमने रेगुलर रखी, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया या जिन्होंने इस्लाम छोड़ा, हमने हर तरह की खबरें दिखाई। लेकिन अचानक से धर्मांतरण का जो मुद्दा है इतना गहन हो चुका है कि अब लश्कर तैयबा और तमाम लोगों को खींच के इसमें लाया जा रहा है कि किस तरह से देखा और समझा जाए। क्योंकि संविधान तो खुद हमें अधिकार दे रहा है कि अगर हम कोई भी धर्म अपनाना चाहते हैं तो भी हमें इजाजत है, और हम छोड़ना चाहते हैं किसी धर्म को तो भी वो हमारा निजी फैसला है। तो ये क्रिमिनल केस या क्रिमिनल मुद्दा कैसे बन गया है? देखिए, सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, और हमें भी अपना जहन साफ कर लेना चाहिए, उनका भी जहन एकदम साफ है इस मामले में, उन्हें सबको पता है, और ये फैक्ट भी है, ये जो है वाकया है, और ये सच्चाई है, तथ्य है ये, कि कोई भी धर्मांतरण भारत में, जबकि खास तौर पे एक मनुवादी मानसिकता की सरकार है जो कि एकदम संविधान के दायरे से बाहर जाके अपने जो मनुवादी मानसिकता का धर्म है उसको प्रमोट कर रही है, उसके लिए हर तरीके से कार्रवाई कर रही है। और जो दूसरे लोग हैं, और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नहीं हो रहा है, सिख्स के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ हो रहा है, और ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके साथ भी इसी तरह की ज्यादतियां हो रही हैं। तो वो जो ज्यादतियां कर रहे हैं, तो आप अपने जहन में ठंडे दिमाग से कोई भी सोचे, तो इस वक्त अगर किसी भी लालच से
किसी भी दबाव से कोई धर्मांतरण करेगा तो वो अपने अपने धर्म छोड़ के, कोई शेड्यूल कास्ट व्यक्ति अपना अपना प्रैक्टिसेस जो है उनकी, उसको छोड़ के जो धर्म मनुवादी मानसिकता का है, जिसको सरकारें प्रमोट कर रही हैं, जिसको सब प्रमोट कर रहे हैं, उसकी तरफ जाएगा। लालच भी मिलेगा तो सरकार की तरफ से ही सबसे बड़ा लालच मिलेगा, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि बहुत सारे मनुवादी मानसिकता के लोग क्या कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए देंगे अगर कोई भी घर वापसी करता है मुसलमान से या किसी और धर्म से आके। तो लालच देने की भी ताकत आज मनुवादी लोगों के हाथ में है, मनुवादी मानसिकता के, और डराने की भी ताकत कम से कम भारत में मनुवादी मानसिकता के लोगों के पास है। तो अभी किसी दबाव में या लालच में सिर्फ दूसरे धर्मों के लोग बदल के अपने धर्म इस धर्म में जा सकते हैं, इसकी भी आजादी भारत के संविधान ने दी है। लेकिन इल्जाम किस पे लगाया जा रहा है, जो कि काम हो ही नहीं सकता। अभी देखिए, अब अगर इस समय में कोई भी व्यक्ति मनुवादी मानसिकता को छोड़ के किसी और धर्म में जाता है तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक बहुत बड़े विश्वास के साथ और एक बहुत बड़े खतरे को मोल लेकर जाता है, क्योंकि उसको जिस धर्म में वो जाना चाहता है उसके ऊपर उसका इतना विश्वास जम जाता है कि वो किसी भी हालत में ये सब मुसीबतें परेशानियां झेल कर भी धर्मांतरण करता है, क्योंकि उसे उस मजहब में बहुत अच्छाइयां नजर आ रही हैं जिसको वो पसंद करता है। तो ये जो धर्मांतरण मनुवादी मानसिकता के धर्म से, लोगों के धर्म से दूसरे धर्मों में हो रही हैं, ये एकदम पक्की हैं और ये ऐसी हैं कि जो किसी भी दबाव में, बहकावे में या लालच में हो ही नहीं सकती। ये है बुनियादी बात। मगर असली बात यह कि सबको पता है, तो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, झूठा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है बिकी हुई प्रेस के जरिए, और एक नैरेटिव झूठा क्रिएट करके एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए है, गैर कानूनी फायदों के लिए है, क्योंकि इससे एक करप्शन की भी इंडस्ट्री चालू हो जाती है। अगर दिल्ली दंगों में भी देखेंगे आप या जहां भी देखेंगे, इसके बाद जो है जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, इस डर को दिखा के लोगों से उगाई का धंधा शुरू कर रखा है। आप लोग अगर इस पे भी अगर रिपोर्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। दिल्ली दंगों में तो हमने कई बार इस बात को उजागर किया है कि एकदम बेईमानी का और लूट का बाजार, जो कि रिश्वत की फॉर्म में है, गर्म है एक वक्त। ये इस तरह की जब खतरनाक कार्रवाइयां, पुलिस गैर कानूनी कार्रवाइयां करती है तो लोगों में दहशत फैल जाती है और वो लोग पुलिस को बहुत सारी रिश्वतें देके अपना नाम निकलवाते हैं, या पुलिस किसी के घर भी जाके खटखटाती है कि हम तुम्हारा झूठा फंसा देंगे तुम्हें, नहीं तो हमें पैसा दो। ये काम हो रहा है, भ्रष्ट, ये एक इंडस्ट्री बन जाती है। तो गैर कानूनी जो पॉलिटिकल काम भी होते हैं वो भी उनके फायदा पहुंचता है, और जो ये लोग लालच के या भ्रष्टाचार करना चाहते हैं उनको भी फायदा पहुंचता है। इससे देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मुझे कोई शक नहीं और शुबा नहीं है ये कहने में। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है बराचा साहब कि ईडी के छापे हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और आए दिन कोई ना कोई मॉब लिंचिंग की खबरें हमारे सामने आती ही रहती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमान इस देश में सबसे ज्यादा सताई हुई कौम है, जिसे उबारने के लिए नहीं शायद डुबाने के लिए ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं, ताकि वो लोग डर के बाजार में सबसे ज्यादा फायदा उठाकर सबसे ज्यादा नुकसान भी मुसलमानों को ही पहुंचाए और हर बार ये हल्ला मचाएं कि हिंदू डरा हुआ है? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अगर मुसलमान भी होना चाहिए, मुसलमान ही नहीं, क्योंकि मैं अब भी, क्योंकि मेरा जो वर्क है SC ST कम्युनिटी में, मेरा 65 से 70% वर्क है, तो मैं इस बात को अच्छे से समझ सकता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो फॉर्मूला है कि जो सबसे ज्यादा मजलूम है उसकी मदद हम पहले करने की कोशिश करते हैं, जो हम फ्री में करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो अगर हमारे पास 65 से 70% केसेस SC और ST के हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि सबसे बड़े मजलूम वो है। हाँ, मुसलमान भी और क्रिश्चियन भी और सिख भी और बौद्ध भी इस मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा SC ST, उसके बाद मुस्लिम और उसके बाद दूसरे जो मजहब के लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इस बात में मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के साथ ज्यादती करके एक पॉलिटिकल भी फायदा मिलता है, तो उसकी पब्लिसिटी ज्यादा खुद ये मनुवादी मानसिकता के लोग ही अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने मेन स्ट्रीम मीडिया जो इनकी है, बिकी हुई मीडिया जो है, उसके जरिए कराते हैं। सोशल मीडिया पे जो ये वायरल करते हैं
देखेंगे आप, ये खुद करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि पुलिस में हमारी मदद होगी, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन एक स्कीम के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया जाता है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि सबको आना पड़ेगा इसमें। ये बात, जो लोग महनाज लोग हैं, खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के जितने भी महनाज बड़े बड़े लोग हैं, वो बहुत बड़े खतरे में है इस वक्त। वो किसी भी गलत फहमी में मत रहें। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाले भी, जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, जो बड़ी हस्तियां हैं, जो जितनी बड़ी हस्ती है वो उतने ज्यादा खतरे में है। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ, और पूरे जो मेरे इनपुट्स आते हैं, जो ईमानदार अफसर हैं वो हमें भी इनपुट देते हैं हर एक, क्योंकि ईमानदार अफसरों को मैं बहुत सारे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ कानूनी तौर पर, तो वो हमें इनपुट देते हैं कि पॉलिसी क्या चल रही है अभी, जो पॉलिसी चल रही है। तो उसमें जो हमारे सबसे बड़े बड़े लोग हैं ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के और क्रिश्चियन और सिख कम्युनिटी के और बौद्ध कम्युनिटी के, वो सबसे ज्यादा बड़े निशाने पर हैं। तो हमें सबको मिलके, अगर हम मिलके नहीं काम करेंगे, अपने हमारी ईगोज जाती हो या इख्तिलाफात भी हो, तो उसको दरकिनार करके हम लोगों को सामने आना चाहिए। देखिए, ओवैसी साहब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे हमला होने का मतलब है पार्लियामेंट पे हमला हुआ। पार्लियामेंट कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है, पार्लियामेंट उसके जो मेंबर्स हैं उनका नाम है। तो ये इतनी बड़ी आतंकवाद की घटना अभी रिसेंटली हुई है, जैसी 2001 में हुई थी पार्लियामेंट पे हमले वाली, उसके लिए कम से कम यूएपीए लगना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। उससे कम पे हमें कॉम्प्रोमाइज या बात भी नहीं करनी चाहिए किसी से। उसके लिए मैंने पहले भी ये कहा है कि मैं अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूं कि जो ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ है और जो बदरुद्दीन अजमल साहब के ऊपर हमला हुआ था, वो देश के ऊपर हमला है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो हम जब तक इन लोगों को और आतंकवाद के केस में बंद ना करा दें, हमें चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए। उससे कम में हम लोग गलत करेंगे और नाइंसाफी करेंगे सब मजलूमों के साथ और देश के संविधान के साथ भी, अगर हम इससे कम में अपनी कार्रवाई की कोशिशें बंद करते हैं, तो ये बहुत खैर मुनासिब है।